एसडीएन ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज जो है मैं क्लास 10th का केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं, जिसमें हम क्या करे थे कि आपको इससे पहले वाले लेक्चर में जो है चैप्टर 1 को हम पढ़ा चुके थे। आज उसी चैप्टर का जो है हम अभ्यास प्रश्न की बात करने वाले हैं। और अभ्यास प्रश्न देख लीजिए क्वेश्चन में, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि नीचे दी गई अपक्रियाओं के संबंध में जो है कौन सा कथन जो है असत्य है। हमें ये बताना है कि कौन सा कथन क्या है बच्चों, असत्य है, वो हमें बताना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ जो है पीबीओ लिखा गया है, यहाँ कार्बन है, यहाँ पीबी है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है। हम आपको इससे पहले वाले लेक्चर में ऑक्सीकरण बताए थे, अपचयन बताए थे, और साथ साथ में आपको ये भी बताए थे कि किसी तत्व की जो ऑक्सीकरण संख्या घटना और बढ़ना क्या होता है। सबसे पहले आप क्या करिए, इसका ऑक्सीकरण संख्या निकाल लीजिए। मान लीजिए आपके पास है पीबीओ, क्या है बच्चों, पीबीओ है, पीबीओ है, और हमें क्या करना है, पीबी की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता है उसको यक्स के इक्वल मान लीजिए, तो यक्स हो गया। और प्लस क्या होगा, देखो ऑक्सीजन की संयोजकता -2 होती है, बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ पर x बराबर कितना आएगा, +2। तो मतलब ये हो गया, यहाँ पर प्लेटिनम जो है उसकी ऑक्सीकरण संख्या जो है +2 है। अगर यहाँ बात करें कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या 0 है, और यहाँ बात करें प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या कितना है, 0 है। और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की निकाल लीजिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता है उसको x इक्वल मान लेते हैं। कितना आएगा, x प्लस कितना आएगा, 2 × -2 इक्वल टू कितना आएगा, 0, क्योंकि ऑक्सीजन की -2 बैलेंसी होती है। उस हिसाब से इसका हो जाएगा -4 बराबर 0, x बराबर कितना आएगा, +4। तो अर्थात कहने का मतलब ये हो गया, यहाँ पर कार्बन की जो बैलेंसी है वो +4 है। ठीक है। अभी आप देख रहे हैं प्लेटिनम जो है +2 से 0 में कन्वर्ट हो रहा है, अर्थात इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है बच्चों, घट रही है। और सेम इसी प्रकार से कार्बन जो है 0 से +4 में कन्वर्ट हो रहा है, अर्थात इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। और आपको हम डेफिनेशन में बताए थे कि किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या अगर बढ़ रही है, इसका मतलब उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और यदि किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है, घट रही है, इसका मतलब उसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो अभी आप देख रहे हैं कार्बन यहाँ 0 में है, यहाँ 4 में चला गया। इसका मतलब ये हो गया कि कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, या ऑक्सीकरण आप चाहे बोलिए चाहे बोल सकते हो उपचयन। इसका मतलब क्या हो गया, इसका उपचयन हो गया। ठीक है। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ देख रहे हैं प्लेटिनम +2 में था, यहाँ 0 हो गया, इसकी ऑक्सीकरण संख्या घट चुकी है। और किसी तत्व की यदि ऑक्सीकरण संख्या घटती है तो इसका मतलब ये होता है कि उसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ इसका अपचयन हो रहा है, तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है। तो मतलब ये हो गया, कार्बन का आपको उपचयन दिखाई दे रहा है, और इसी प्रकार से प्लेटिनम का क्या दिखाई दे रहा है, अपचयन दिखाई दे रहा है। अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो 4 ऑप्शन आपको दिया है। पहले ऑप्शन में दिया है सीसा अपचयित हो रहा है, उसके बाद दिया है कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है बच्चों, उपचयित हो रहा है, उसका उपचयन हो रहा है, और सीसा क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। तो मतलब ये हो गया, ऑप्शन जो ए वाला दिया उसमें दिया है ए और बी दोनों क्या है, सत्य है। तो ए और बी दोनों क्या है बच्चों, सत्य है। तो दोनों क्या है, सत्य है। तो आपका सही हो गया, ऑप्शन सही हो गया। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है। ये समझ में आया है तो इसको नोट कर लीजिए और साथ साथ तैयार भी करते रहिएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है। अगला क्वेश्चन कैसे लगेगा वो देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है Fe2O3 प्लस, इसके बाद क्या दिया है, एल्युमिनियम दिया है। और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये हो रहा है कन्वर्ट Al2O3 में, और प्लस का कितना आ रहा है, 2Fe हो रहा है। अभी आप ध्यान से देखेंगे इसमें, तो इसमें हुआ क्या है कि Fe2O3 है, और यहाँ एल्युमिनियम है, और यहाँ Al2O3 है, यहाँ Fe है। यहाँ देखो, जो एल्युमिनियम धातु है वो क्या कर रहा है, लोहे को उसके सॉल्यूशन में से अलग कर दे रहा है। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया, एल्युमिनियम क्या कर रहा है, Fe को यहाँ से क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। अगर एल्युमिनियम Fe को यहाँ से विस्थापित कर रहा है तो इसका मतलब ये होता है, ये किस क्रिया का उदाहरण है, विस्थापन क्रिया का। तो ये किसका उदाहरण है, विस्थापन क्रिया का उदाहरण है। तो आपका ये भी क्वेश्चन हो गया है। अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। ठीक है। तो इसका क्या हुआ बच्चों, विस्थापन हुआ है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या दिया वो ध्यान से देख लीजिए। कह रहे हैं कि लौह चूड़ जो है, लौह चूड़ मतलब Fe, ये लौह चूड़ है, लौह चूड़।
तो ये लौह चूड़ है। तो कह रहे हैं लौह चूड़ पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर, तो लौह चूड़ पे क्या है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो लौह चूड़ पे क्या डाला जा रहा है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जा रहा है। तो लौह चूड़ पर तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है आपको बताना है। तो अगर ये लौह चूड़ है, इस पे अगर तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है तो इसके पश्चात क्या होता है हमें वो बताना है। तो अभी आप जानते हैं ये बनता है FeCl2 और साथ साथ में क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। ठीक है, तो FeCl2 बन गया है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकला है। अब हम क्या करेंगे, इसकी बैलेंसी बराबर कर देते हैं, बैलेंसी। तो बैलेंसी बराबर कर लीजिए। यहां देखो 2 क्लोरीन है, तो इसका मतलब यहां कितना करेंगे, 2 कर देंगे। तो क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, Fe भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस करा लीजिए। तो हाइड्रोजन क्या है, यहाँ 2 है, सब कुछ बैलेंस है, अर्थात ये समीकरण क्या है, पूर्णतः बैलेंस है। और इस ऑप्शन में क्या दिया है, इस ऑप्शन में अगर आप ध्यान से देखें तो पहला ऑप्शन दिया है हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। तो आप देख रहे हैं आयरन क्लोराइड बना हुआ है और साथ साथ में हाइड्रोजन गैस भी बना हुआ है, अर्थात ये क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो बोला गया है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है वो आपको बताना है, और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। इससे पहले वाले वीडियो में जो हम आपको क्या करें हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण बता चुके हैं, और रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है वो भी बताया गया है, या क्यों आवश्यक है संतुलित करना वो भी बताया गया है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं वो समझ लीजिए। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद दोनों के परमाणुओं की संख्या जो है समान होती है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, या संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक और बार सुन लीजिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद दोनों के परमाणुओं की संख्या समान हो आपस में, तो उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों होता है, तो आप एक नियम जानते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है ऊर्जा का ना तो सृजन, द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है और ना ही विनाश होता है, अर्थात द्रव्यमान को ना तो सृजित किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। तो जब आप अभिकारक से उत्पाद बनाते हैं तो दोनों ही कंडीशन में द्रव्यमान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। और द्रव्यमान समान कब होगा, जब आप परमाणुओं की संख्या समान करेंगे। ठीक है, तो अर्थात कहने का मतलब ये हो गया, समीकरण संतुलित तब होगा जब आपका द्रव्यमान समान हो, और द्रव्यमान समान तब होगा जब आप क्या करेंगे, परमाणुओं की संख्या इक्वल करेंगे। ठीक है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया है, और इसको संतुलित करना क्यों आवश्यक है ये भी हम आपको बता चुके हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए देखिए ध्यान से, अगले क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्नलिखित कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करिए, संतुलित करिए। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन दिया है और इसको हमें कैसे संतुलित करके देखना है। चलिए देखते हैं संतुलित कैसे करना है। ये संतुलित रासायनिक समीकरण एग्जांपल है, तो देख लेते हैं पांचों क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5वें का जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो क्या दिया है, पहला ऑप्शन, 5वें नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन, पहले ऑप्शन बोले हैं कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। कह रहे हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मतलब N, ठीक है, तो कह रहे हैं नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से, नाइट्रोजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन गैस से संयुक्त होकर क्या बना रहा है, अमोनिया बना रहा है, NH3 बना रहा है। पर एक चीज समझ लीजिए, नाइट्रोजन किस अवस्था में पाया जाता है, अणु के रूप में पाया जाता है, हाइड्रोजन भी अणु के रूप में पाया जाता है, और आपका क्या बन रहा है, NH3 बन रहा है। वापस सुन लीजिए, कह रहे हैं नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। तो ये नाइट्रोजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिखा हुआ है, दोनों संयोग कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखिए तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहाँ भी 2 नाइट्रोजन हो गया, पर हाइड्रोजन बैलेंस नहीं, देखो 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो गया। अगर यहाँ हम 3 से गुणा करा दें तो संतुलित हो गया। तो ये आपका पहले का आंसर हो गया। इस प्रकार से हमें समीकरण को संतुलित करना था और ये समीकरण संतुलित हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। दूसरे ऑप्शन बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस
का वायु के साथ दहन होने पर क्या होता है, जल और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो कह रहे हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है और ये क्या कर रहा है, इसका वायु के साथ दहन हो रहा है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है और इसका वायु के साथ दहन हो रहा है और दहन होने के फलस्वरूप क्या हो रहा है, जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है। मतलब क्या बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन रहा है और साथ साथ में जल लिक्विड के रूप में आपका बन रहा है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये गैस अवस्था में है, ये भी गैस है और यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन रहा है और ये क्या बन रहा है बच्चों, लिक्विड बन रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पूरे को बैलेंस करके देखते हैं कि बैलेंस हुआ है कि नहीं हुआ है। चलिए बैलेंस करके देखते हैं। अगर आप देखिए यहाँ सल्फर 1 है और यहाँ भी सल्फर कितना है, 1 है। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी बराबर है। और देखो ऑक्सीजन तो 2 1 3 ऑक्सीजन, यहाँ कितना ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन। और यहाँ देखो ऑक्सीजन कितना है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन कैसे बैलेंस होगा, अब इसमें हम मल्टीप्लाई कराएं, अगर 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, यहाँ 3 ऑक्सीजन, बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि यहां अगर हम 3 से गुणा करा दे, 3 से, 3 दूना 6 ऑक्सीजन हो गया। तो अगर 6 ऑक्सीजन हो गया तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 3 है। ठीक है, तो अगर वहां 3 है तो यहां भी हम क्या करेंगे बच्चों, अगर यहाँ मान लीजिए हम 2 से गुणा करा दे रहे हैं, कितना आएगा, 2 सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ हो जाएगा, 2 दूना 4 हो गया और 2 से यहाँ गुणा करा देंगे 6 होंगे। देखो क्या बैलेंस है, देख लीजिए यहाँ 2 सल्फर है तो यहाँ भी 2 सल्फर है, देख लीजिए गुणा करने पर। यहाँ 2 दूना 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ भी 4 हाइड्रोजन है। यहाँ देखो 3 दूना 6 ऑक्सीजन है तो यहाँ कितना है, 2 दूना 4 और 4 2 6। तो सब कुछ बैलेंस अवस्था में है। इस प्रकार से समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। चलिए अब बात करते हैं इसके पश्चात वाले समीकरण की, तो संतुलित हो गया है। अब इसको नोट भी करते जाइएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है कि एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अपक्रिया करके वेरियम क्लोराइड जो है, एल्युमिनियम क्लोराइड एवं वेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाता है। देखो एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अपक्रिया करके, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ Al2SO4 का होल थ्राइस एल्युमिनियम सल्फेट है ये। तो एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अपक्रिया करके वेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अपक्रिया करके वेरियम क्लोराइड ये है। तो एल्युमिनियम सल्फेट का रिएक्शन वेरियम क्लोराइड के साथ हो रहा है और इसमें बोले हुए हैं कि क्या बन रहा है आपका, एल्युमिनियम क्लोराइड एवं वेरियम सल्फेट का अवक्षेप बन रहा है। तो एल्युमिनियम क्लोराइड बन रहा है और क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बन रहा है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार से बन रहा है। तो अगर एल्युमिनियम सल्फेट जो है वेरियम क्लोराइड से रिएक्शन करता है तो एल्युमिनियम क्लोराइड और वेरियम सल्फेट बनता, नाम तो आपको पता है। अब हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करके देखते हैं क्या ये बैलेंस है कि नहीं है। चलिए यहाँ सल्फेट 3 है तो इसमें क्या करेंगे, 3 से गुणा करा देंगे। देखो ध्यान से, सल्फेट 3 था मात्रा में, इसलिए यहाँ 3 से गुणा कर दिया गया है। तो 3 से गुणा करने पर सल्फेट तो बैलेंस हो गया है, पर बेरियम नहीं बैलेंस है, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ भी 3 से गुणा करा देंगे। ठीक है, अगर यहाँ 3 से गुणा करने पर बेरियम 3 हो जाता था, इसलिए यहाँ पर 3 कर दिया गया। तो अब तो बेरियम बैलेंस है, ये तो पूरा समीकरण बैलेंस है यहाँ पर यहाँ देख लीजिए एल्युमिनियम बैलेंस नहीं है। तो एल्युमिनियम यहाँ मात्रा में 2, इसलिए यहाँ क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। ठीक है, तो अभी देखो 3 एल्युमिनियम तो बैलेंस हो गया, पर 3 दूना 6 क्लोरीन हो गया। यहाँ देखो 3 दूना 6 क्लोरीन, अर्थात सब कुछ बैलेंस। देख लीजिए यहाँ 2 एल्युमिनियम है, यहाँ भी 2 एल्युमिनियम है, यहाँ 3 वेरियम है, यहाँ भी 3 वेरियम है, यहाँ 3 सल्फेट है SO4 है, यहाँ भी 3 SO4 है। और देखो यहाँ 3 दूना 6 क्लोरीन है, यहाँ भी क्या है, 3 दूना 6 क्लोरीन, सब कुछ बैलेंस अवस्था है। अब बात कर लेते हैं इसके अगले ऑप्शन की। ये ऑप्शन भी कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं इसके बाद वाले ऑप्शन की। चलिए डी वाले ऑप्शन भी देख लीजिए। डी वाला ऑप्शन बोला गया है कि पोटेशियम धातु जो है जल के साथ अपक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो पोटेशियम धातु है आपका, ये के पोटेशियम धातु है, सॉलिड धातु है ये, और ये क्या कर रहा है, जल के साथ अपक्रिया कर रहा है, लिक्विड के साथ अपक्रिया कर रहा है, और क्या बना रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस बना रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, और क्या बना रहा है, हाइड्रोजन गैस दे रहा है। चलिए देखो, ये पोटेशियम धातु है सॉलिड अवस्था में, ये लिक्विड अवस्था में जल है, और ये एक्वस केओएच बना रहा है, और साथ साथ में हाइड्रोजन गैस जो है बाहर निकल रहा है। ठीक है, अब बैलेंस कर लेते हैं क्या ये बैलेंस अवस्था में है कि नहीं है। तो देखो ध्यान से, यहाँ 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। अगर इसमें हम 2 से गुणा करा देंगे तो 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गया और 2 यहाँ, 4 हाइड्रोजन हो गया, इसलिए यहाँ 2 से गुणा करा देंगे।
तो अभी देखो यहाँ पोटेशियम 2 है, इसलिए यहाँ क्या करेंगे 2 से गुणा करा देंगे। तो अब देखो क्या बैलेंस अवस्था में है कि नहीं है। 2 पोटेशियम यहाँ है, 2 से गुणा करने पर यहाँ भी 2 पोटेशियम हो गया। 4 हाइड्रोजन यहाँ है, देखो 2 से गुणा करने पर 2 हाइड्रोजन और 2 ये हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है। यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 2 से गुणा करने पर 2 ऑक्सीजन। तो ये समीकरण जो है बैलेंस अवस्था में है। तो क्वेश्चन नंबर ये 5 कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ये 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं और इसको आप नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट हो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इस अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। किसी भी डाउट के लिए आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को क्या करना है, संतुलित करना है। निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को हम क्या करना है, संतुलित करना है। चलिए पहले ऑप्शन में दिया गया है संतुलित करना है, पर पहले ऑप्शन में दिया गया है HNO3। ये HNO3 है और ये क्या कर रहा है बच्चों, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर रहा है। HNO3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है और ये बना क्या रहा है, CaNO3 का जो है वोल्टॉइज बना रहा है और साथ साथ में जल निकाल रहा है। चलो देखो यही है, देखो HNO3 है और ये क्या कर रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर रहा है और CaNO3 का वोल्टॉइज बना रहा है और साथ साथ में जल बना रहा है। चलिए देखो सॉल्व करके देखते हैं। हमें क्या करना है, केवल इसको बैलेंस करना है, क्योंकि संतुलित बोला गया, केवल हमें संतुलित कर देना है, बाकी सब कुछ बराबर है। और ये क्या है, ये संतुलित रासायनिक समीकरण का एग्जाम्पल है, ठीक है। 4 क्वेश्चन अभी हमको करा चुके हैं संतुलित रासायनिक समीकरण का। अब इसके बाद वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखो यहाँ NO3 है और यहाँ NO3 संख्या में कितना है, 2 से गुणा करने पर NO3 2 है, इसलिए अगर हम यहाँ 2 से गुणा कर दें तो यहाँ भी NO3, इस हिसाब से यहाँ भी NO3 2 हो जाएगा। कैल्शियम यहाँ 1 है, यहाँ भी कैल्शियम 1 है, ठीक है। चलो अब इसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को भी बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन और 2 से गुणा करने पर 4 हाइड्रोजन, तो इधर टोटल 4 हाइड्रोजन है। अगर यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा बच्चों, 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑक्सीजन देख लीजिए, यहाँ 2 ऑक्सीजन है और यहाँ भी 2 ऑक्सीजन है, तो सब कुछ बराबर है। एक बार वापस देख लीजिए, यहाँ NO3 की अगर बात की जाए तो NO3 जो है 2 मात्रा में है, तो यहाँ भी 2 है। यहाँ कैल्शियम 1 है, यहाँ भी कैल्शियम 1 है, ठीक है। यहाँ अगर हाइड्रोजन की बात की जाए तो 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन यहाँ, तो 4 हाइड्रोजन है। यहाँ भी देखो 4 हाइड्रोजन है। अब जो ऑक्सीजन बचा हुआ है 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 है, यहाँ भी 2 है। तो समीकरण क्या हो गया बच्चों, संतुलित हो गया। केवल यहाँ पर हमें क्या करना था, 2 से गुणा यहाँ करना था और 2 से गुणा यहाँ करना था, ठीक है। चलो इसको नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला ऑप्शन दिया है बी वाला, NaOH है, मतलब कास्टिक सोडा है और ये क्या कर रहा है बच्चों, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कर रहा है और क्या बना रहा है, सोडियम सल्फेट बना रहा है, Na2SO4 बना रहा है, Na2SO4, ठीक है। और क्या हो रहा है, H2O निकल रहा है बाहर। चलिए देखो अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ये संतुलित करना है केवल बस। ये कास्टिक सोडा NaOH है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है और इस प्रकार से Na2SO4 बन रहा है, सोडियम सल्फेट और जल बन रहा है। चलो देखो ध्यान से, यहाँ सोडियम अगर आप देखें मात्रा में 2 है, यहाँ एक ही सोडियम है, 2 से गुणा कर लीजिए, तो यहाँ 2 सोडियम, यहाँ भी 2 सोडियम। सल्फेट ही देखो यहाँ मात्रा में 1 है और यहाँ भी क्या है, सल्फेट देखो मात्रा में 1 है। अब हाइड्रोजन देख लीजिए, 2 से गुणा करने पर 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गया, पर इधर 2 ही हाइड्रोजन है, इसका मतलब 2 से यहाँ गुणा कर देंगे, उधर भी 4 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन देख लीजिए, 2 से गुणा करने पर 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन, सब कुछ बराबर है। तो ये भी समीकरण क्या है, संतुलित है। एक बार वापस देख लेते हैं। देखो 2 सोडियम यहाँ है, 2 सोडियम यहाँ है, एक सल्फेट यहाँ है, एक सल्फेट यहाँ है। अभी देखो 2 से गुणा करने पर 2 हाइड्रोजन और 2 4 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन इधर भी है, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर भी क्या है बच्चों, 2 ऑक्सीजन है, तो सब कुछ बैलेंस अवस्था में। तो ये भी हो गया, इसको भी नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं अगले ऑप्शन की। चलो तो सी वाला ऑप्शन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है NaCl और NaCl क्या हो रहा है, AgNaO3 के साथ क्रिया कर रहा है और ये क्या बना रहा है, AgCl बना रहा है, और क्या बना रहा है, NaNO3 बना रहा है, ठीक है। चलिए देखो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। NaCl दिया है, AgNO3 दिया है, यहाँ AgCl बन रहा है और NaNO3 दिया है, बना है। हमें केवल इसको जो है संतुलित करना है बस, और कुछ नहीं करना।
चलो देखो सोडियम यहाँ एक है, यहाँ भी सोडियम एक है, बैलेंस हो गया सोडियम। यहाँ सिल्वर एक है, यहाँ भी सिल्वर एक है, यहाँ एक क्लोरीन है, यहाँ भी एक क्लोरीन है, यहाँ NO3 एक है, यहाँ भी NO3 एक है। तो ये क्या है, बैलेंस अवस्था में पहले से, ये बैलेंस हो गया आपका। चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, डी वाला, अगले ऑप्शन की। इसमें दिया है बेरियम क्लोराइड BaCl2, और ये क्या कर रहा है बच्चों, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कर रहा है, ठीक है। और क्या बना रहा है वो देख लीजिए, ये बना रहा है BaSO4, क्या बना रहा है BaSO4, और क्या बना रहा है HCl, क्या बना रहा है HCl। चलिए इसको संतुलित कर लेते हैं हम। देखो यहाँ एक बेरियम है, यहाँ भी एक बेरियम है, ठीक है, यहाँ एक सल्फ्यूरिक अम्ल है, और यहाँ भी क्या है, एक सल्फ्यूरिक, मतलब सॉरी यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल SO4 है, यहाँ भी SO4। चलो यहाँ दो हाइड्रोजन है, दो क्लोरीन है, यहाँ दो से मल्टीप्लाई करने पर दो हाइड्रोजन हो गए, दो क्लोरीन हो गए, सब कुछ बैलेंस है। वापस देख लीजिए, एक बेरियम एक बेरियम, SO4 का एक अणु है, यहाँ भी SO4 एक है, यहाँ दो हाइड्रोजन है, दो से गुणा करने पर दो हाइड्रोजन हो गया, यहाँ दो क्लोरीन है, दो से गुणा करने पर दो क्लोरीन भी हो गया। तो ये बैलेंस अवस्था में आपका हो गया। तो ये छठवां क्वेश्चन भी हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए। और बात कर लेते हैं इसके बाद सातवें क्वेश्चन की। छठवां क्वेश्चन हो गया है, अब सातवें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। चलिए सातवां क्वेश्चन देखो, सातवां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक से कराया जा रहा है। सबके पास अगर एनसीईआरटी बुक हो तो उससे में से आप देखिए क्वेश्चन को, ठीक है। तो कह रहे हैं कि निम्न अपक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो निम्न अपक्रियाओं के लिए हमें क्या करना है, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। तो यहां बोला गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखो पहला ऑप्शन, ठीक है, बोला गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हम इस क्वेश्चन को नहीं लिख रहे हैं, केवल आपको बता रहे हैं। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मतलब CaOH का होल ट्वाइस, ये आपका क्या हो गया बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको नोट करिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। प्लस कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब बच्चों CO2, ठीक है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आगे देखो कैल्शियम कार्बोनेट और जल बन रहा है, क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, और क्या बन रहा है, जल बन रहा है। हमें क्या करना है, केवल इसको संतुलित करके देखना है। चलिए देखो यहाँ एक कैल्शियम है बच्चों, यहाँ भी एक कैल्शियम, देखो यहाँ एक कैल्शियम था, यहाँ भी एक कैल्शियम है। यहाँ देखो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, पर यहाँ देखो यहाँ CO3 है, यहाँ CO2 है। तो बैलेंस करते हैं। पहले देखो यहाँ एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है। ऑक्सीजन यहाँ दो, और दो से गुणा करने पर 4, तो 4 ऑक्सीजन इधर है टोटल, और इधर क्या है देखो 3 1 4, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। यहाँ 2 से गुणा करने पर हाइड्रोजन, और यहाँ भी हाइड्रोजन 2 से गुणा करने पर, तो सब कुछ बैलेंस है। एक बार वापस देख लीजिए, एक कैल्शियम यहाँ पर है, यहाँ भी एक कैल्शियम है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है। यहाँ देखो 2 ऑक्सीजन और 2 ये 4 ऑक्सीजन, इधर देखो 3 ऑक्सीजन, एक ये 4 ऑक्सीजन, बैलेंस। चलो इसके बाद देखो 2 से गुणा करने पर 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, तो सब कुछ बैलेंस अवस्था में इस प्रकार है यहाँ पर। तो ये सॉल्व हो गया। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले ऑप्शन की, ऑप्शन नंबर बी। कह रहे हैं जिंक जो है सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया करता है, जिंक मतलब Zn, और ये क्या कर रहा है, जिंक जो है सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया कर रहा है, मतलब AgNO3 से क्रिया कर रहा है, ठीक है। जिंक जो है AgNO3 से क्रिया कर रहा है, और क्या बना रहा है, जिंक नाइट्रेट, मतलब ZnNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये जिंक नाइट्रेट बन रहा है, और क्या है, सिल्वर बाहर निकल रहा है, सिल्वर मतलब Ag आपका बाहर निकल रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, केवल इसको बैलेंस करके देखना है कि बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा, बस। चलिए एक बार वापस क्वेश्चन को मिला लेते हैं। बोला गया जिंक सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया कर रहा है, ठीक है, और बन क्या रहा है वो देख लीजिए, बन रहा है जिंक नाइट्रेट बन रहा है, और साथ साथ में सिल्वर बाहर निकला, ठीक है। बैलेंस अवस्था में, देखो बैलेंस करते हैं। यहाँ देखो एक जिंक है, यहाँ भी एक जिंक है, बराबर, जिंक तो बराबर है। चलिए अब इसके बाद देखो यहाँ AgNO3 एक है, यहाँ 2 है। अगर इसमें 2 से हम गुणा कर दें तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, बराबर होगा। पर सिल्वर देखो यहाँ 2 से गुणा करने पर यहाँ भी 2 से गुणा करना है, तब बराबर हो जाएगा। तो देखो पूरा समीकरण बराबर अवस्था में है। कैसे, देखो जिंक यहाँ 1 है, यहाँ भी जिंक 1 है। यहाँ देखो NO3 2 से गुणा करने पर 2 है, यहाँ भी 2 है। यहाँ 2 सिल्वर है, यहाँ भी 2 सिल्वर है, सब कुछ बैलेंस अवस्था में।
चलिए बात करते हैं अगले ऑप्शन की, सी वाले ऑप्शन की। एल्युमिनियम कॉपर क्लोराइड। एल्युमिनियम क्या कर रहा है, देखो एल्युमिनियम पहले लिखा हुआ है, एल्युमिनियम रिएक्शन कर रहा है बच्चों कॉपर क्लोराइड से, CuCl2 से। किससे? CuCl2 से, कॉपर क्लोराइड। ठीक है, एल्युमिनियम जो है कॉपर क्लोराइड से रिएक्शन कर रहा है। एल्युमिनियम कॉपर क्लोराइड से रिएक्शन करके जो है एल्युमिनियम क्लोराइड बना रहा है, AlCl3 बना रहा है। और क्या बना रहा है? कॉपर बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, चलो देखो बैलेंस करते हैं इसको। यहाँ एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम यहाँ है, यहाँ जो है एक एल्युमिनियम, यहाँ एल्युमिनियम तो बैलेंस अवस्था में दिखाई दे रहा है, कॉपर भी बैलेंस अवस्था में दिखाई दे रहा है, पर क्लोरीन जो है बैलेंस अवस्था में नहीं है। अगर यहाँ हम क्या करें, 3 से गुणा कर दें तो 3 दूना 6 क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 क्लोरीन होगा, यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ भी 6 क्लोरीन हो गया। यहाँ देखो 3 दूना 6 क्लोरीन हो गया है, यहाँ भी देखो 3 दूना 6 क्लोरीन हो गया। यहाँ देखो एल्युमिनियम 2 हो गया, इसलिए यहाँ क्या करेंगे, 2 से गुणा करा देंगे। चलिए, कॉपर देखो 3 से गुणा कराने पर 3 हो गया, इसलिए यहाँ 3 से गुणा करा देंगे। तो सब कुछ बैलेंस अवस्था में। देख लीजिए, एल्युमिनियम 2 है यहाँ पर मात्रा में, तो यहाँ भी एल्युमिनियम 2 है। यहाँ कॉपर 3 है मात्रा में, यहाँ भी कॉपर 3 है। यहाँ 3 दूना 6 क्लोरीन है, यहाँ भी 3 दूना क्या 6 क्लोरीन, सब कुछ बैलेंस अवस्था में। चलिए ऑप्शन नंबर अगले की बात कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखो ऑप्शन नंबर डी क्या है। ऑप्शन नंबर डी में बोला गया है वेरियम क्लोराइड। वेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2 वेरियम क्लोराइड है। तो वेरियम क्लोराइड जो है पोटेशियम सल्फेट से क्रिया कर रहा है। किससे कर रहा है? वेरियम क्लोराइड जो है पोटेशियम सल्फेट मतलब K2SO4 से क्रिया कर रहा है। देखो लिखा गया क्वेश्चन में कि वेरियम क्लोराइड जो है पोटेशियम सल्फेट से क्रिया कर रहा है, और क्या बना रहा है? वेरियम सल्फेट बना रहा है। क्या बना रहा है? वेरियम सल्फेट बना रहा है। और क्या बना रहा है? पोटेशियम क्लोराइड बना रहा है, KCl बना रहा है। चलिए अब इसको बैलेंस कर लेते हैं हम। यहाँ देखो एक वेरियम है, यहाँ भी एक वेरियम है, यहाँ सल्फेट एक है, यहाँ भी एक सल्फेट है। यहाँ देखो क्लोरीन 2 है और पोटेशियम भी 2 है। यहाँ एक पोटेशियम एक क्लोरीन, 2 से गुणा करने पर पोटेशियम क्लोरीन बराबर हो गया। वापस देख लीजिए, एक वेरियम है, एक यहाँ वेरियम है, यहाँ SO4 एक है, यहाँ भी SO4 एक हो गया। यहाँ 2 क्लोरीन 2 पोटेशियम है, तो यहाँ भी 2 से गुणा करने पर 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन हो गया। ये भी बैलेंस अवस्था में। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर जल्दी से 8 की बात कर लेते हैं, और इसको आप नोट भी कर लीजिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं तुरंत। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं जल्दी से। 8 नंबर क्वेश्चन बोला गया है पोटेशियम ब्रोमाइड एक्वस में दिया है। पोटेशियम ब्रोमाइड मतलब KBr दिया है, KBr। और कैसे में दिया है बच्चों? एक्वस में दिया है। चलिए पोटेशियम ब्रोमाइड है, एक्वस में दिया हुआ है, और ये क्या कर रहा है? वेरियम क्लोराइड से क्रिया कर रहा है, Ba वेरियम आयोडाइड से क्रिया कर रहा है I2 के साथ। और क्या बना रहा है? ये भी एक्वस में है। और क्या बना रहा है बच्चों? ये बना रहा है पोटेशियम आयोडाइड Ki बना रहा है। और कैसे में है? ये एक्वस में है। और क्या बना रहा है? वेरियम ब्रोमाइड, वेरियम ब्रोमाइड बना रहा है, वेरियम ब्रोमाइड। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। एक बार वापस मिला लेते हैं क्वेश्चन को। पोटेशियम ब्रोमाइड एक्वस में दिया है, वेरियम आयोडाइड दिया है एक्वस में, और पोटेशियम आयोडाइड बना रहा है एक्वस में, और वेरियम क्या है? वेरियम ब्रोमाइड बना रहा है सॉलिड में। चलिए देखो बैलेंस करते हैं इसको। अभी आप देखें यहाँ एक वेरियम है, यहाँ भी एक वेरियम है, वेरियम तो बैलेंस अवस्था में है। यहाँ एक पोटेशियम है, यहाँ भी एक पोटेशियम दिखाई दे रहा है केवल। यहाँ 2 आयोडीन है, 2 से गुणा कर लीजिए, यहाँ भी 2 आयोडीन हो गया। देखो ध्यान से, यहाँ 2 आयोडीन है, पर यहाँ 1 आयोडीन था, 2 से गुणा करने पर 2 आयोडीन हो गया, पर उसके चक्कर में जो है 2 पोटेशियम हो गया, इसलिए 2 से गुणा करा देंगे। यहाँ पर पोटेशियम भी बैलेंस हो गया। और देखो यहाँ 2 ब्रोमीन यहाँ है, 2 ब्रोमीन यहाँ है, सब कुछ बैलेंस अवस्था। एक बार वापस देख लीजिए, एक वेरियम है, एक वेरियम है। चलिए इसके बाद 2 पोटेशियम यहाँ है, 2 पोटेशियम यहाँ है, 2 ब्रोमीन यहाँ है, 2 ब्रोमीन यहाँ है, और देखो 2 आयोडीन यहाँ है, 2 आयोडीन यहाँ है, सब कुछ बैलेंस अवस्था में। तो ये हो गया। अगले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए खत्म हुआ, ऑप्शन नंबर बी की बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी बोला गया जिंक कार्बोनेट। क्या बोला गया बच्चों? जिंक कार्बोनेट। ये जिंक कार्बोनेट है, और किस अवस्था में? ये जिंक कार्बोनेट जो है सॉलिड अवस्था में है। और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? जिंक ऑक्साइड मतलब ZnO में कन्वर्ट हो रहा है। और ये किस अवस्था में है? सॉलिड अवस्था में है। अगला क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है। चलिए देखो ध्यान से, ये जिंक कार्बोनेट है,
ये ZnO में कन्वर्ट हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, सब कुछ बैलेंस अवस्था में देख लीजिए। जिंक है, एक जिंक, यहाँ कार्बन एक है, यहाँ भी कार्बन एक है, यहाँ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, सब कुछ बैलेंस अवस्था में है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अगले ऑप्शन की, इसको नोट करते जाइएगा बच्चों। हाइड्रोजन गैस है H2 और ये क्या कर रहा है, ये क्लोरीन गैस के साथ क्रिया कर रहा है, क्लोरीन गैस के साथ क्रिया कर रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है, क्या बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में बना रहा है, ठीक है। चलो देखो इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ 2 हाइड्रोजन है बच्चों और 2 क्लोरीन है, यहाँ भी क्या करेंगे, 2 से गुणा करने पर 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन हो गया, सब कुछ बैलेंस अवस्था में हो गया, सिंपल सा था ये। चलो अगले ऑप्शन की बात कर लेते हैं, डी वाले। कह रहे हैं कि मैग्नीशियम सॉलिड अवस्था में है, मैग्नीशियम जो है सॉलिड अवस्था में धातु है और ये क्या कर रहा है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कर रहा है, HCl से क्रिया कर रहा है, किस अवस्था में है, HCl एक्वस अवस्था में, जलीय अवस्था में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कर रहा है। और क्या बना रहा है बच्चों, मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है, क्या बना रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड, किस अवस्था में, ये एक्वस अवस्था में। चलिए अब इसके बाद क्या बना रहा है, हाइड्रोजन गैस बना रहा है, क्या बना रहा है, हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस आप समझ रहे हैं गैस अवस्था में ये, ठीक है। चलो अब इसको बैलेंस करके देखते हैं। यहां देखो मेटल मैग्नीशियम एक है, यहां भी मैग्नीशियम एक है, यहां देखो 2 क्लोरीन है जिसके चक्कर में यहां 2 से गुणा कर दिया गया, अरे 2 क्लोरीन था यहाँ पर, 2 से गुणा कर दिया गया, पर हाइड्रोजन भी 2 हो गया और यहाँ ऑलरेडी हाइड्रोजन 2 है, सब कुछ बैलेंस अवस्था में। ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया बच्चों कि ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अपक्रिया का क्या अर्थ होता है, उदाहरण देकर बताइए। इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको बताए हैं कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी क्या होता है। अगर आपको समझ में ना आता हो तो आप जाके जो है पहले वाले वीडियो देखिए, उसमें आपको ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी दोनों मिल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद बोला गया है श्वसन को ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया क्यों कहते हैं, तो श्वसन को ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया क्यों कहते हैं ये देख लीजिए जल्दी से। तो हम बात करते हैं श्वसन को ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया क्यों कहते हैं। आप जानते हैं आप जो भी भोजन करते हैं वह छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, ठीक है। आप जो भी भोजन करते हैं वह छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। हम जो भी भोजन करते हैं वह छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। और जैसे उसमें कुछ होता है, जैसे चावल हो गया, रोटी हो गया, आलू हो गया, ब्रेड हो गया, इन सब में क्या पाया जाता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और जब कार्बोहाइड्रेट टूटता है बच्चों तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और ग्लूकोज का आप अणुसूत्र जानते हैं C6H6 C6H12O6 C6H6H12O6 ये ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया जब कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो वो ग्लूकोज में टूट जाता है। और ग्लूकोज क्या करता है, वायु, हमारे ऑक्सीजन, जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सीजन से क्रिया करता है और उसके फलस्वरूप जो है हमें वो ऊष्मा प्रदान करता है। देखते हैं अगर ये ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है तो क्या बनाएगा, ये देखो 6 कार्बन है तो 6 क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देगा 6, ठीक है। अब 12 हाइड्रोजन है तो जल बन जाएगा उतना, ठीक है। तो 6 क्या बन जाएगा बच्चों, जल बन जाएगा। और क्या निकल जाएगा, ऊष्मा। चलिए तो अभी आप देखें कि क्या बैलेंस अवस्था में है कि नहीं है। 6 कार्बन है, यहां भी 6 कार्बन, ठीक है। यहां देखो 12 हाइड्रोजन है तो यहां 6 दूना 12 हाइड्रोजन हो गए। पर ऑक्सीजन देख लीजिए, यहां 6 ऑक्सीजन है और 6 दूना 12, 12 6 कितना हो गया 18। पर यहां देखो 6 ही ऑक्सीजन है। अगर इसमें हम 6 से गुणा करा दें बच्चों तो क्या हो जाएगा, 18 ऑक्सीजन हो जाएगा। देखो 6 दूना 12 और 12 6 18, यहां भी देखो 6 दूना 12 और 12 6 18। ऑक्सीजन बैलेंस है, कार्बन भी बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। तो ये क्या होता है, इस माध्यम से हम कह सकते हैं कि श्वसन जो होता है एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होता है। क्योंकि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया ऐसी अपक्रिया होती है जिसमें उत्पाद के साथ साथ बच्चों क्या होता है, ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, ठीक है। एक और बार सुन लीजिए, क्या हम बताएं आपको कि आप का जो शरीर होता है उसको कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हम जो पॉइंट बोल रहे हैं उसको आप नोट करते जाइएगा कि शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और हम जो भी खाद्य पदार्थ खाते हैं वह छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। उसी में से कुछ होता है, जैसे आलू हो गया,
ठीक है, जैसे आलू हो गया, चावल हो गया, ब्रेड हो गया, रोटी हो गया, इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और जब कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो वो किस में टूटता है बच्चों? ग्लूकोज में टूटता है। और जब ग्लूकोज जो है वायु से या ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो ऑक्सीजन से क्रिया करने के फलस्वरूप जो है वो उष्मा का उत्सर्जन करता है। और इसी के आधार पे हम कह सकते हैं कि ये क्या होता है बच्चों? उष्माक्षेपीय क्रिया होता। एक और बार सुन लीजिए कि हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और हम जो भी भोजन हम करते हैं वह छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। उसमें से कुछ पदार्थ जैसे चावल, आलू, ब्रेड, रोटी, इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और जब कार्बोहाइड्रेट छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है या कार्बोहाइड्रेट टूटता है, जब कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो ग्लूकोज में टूटता है, और ग्लूकोज हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करता है और हमें ऊर्जा उष्मा प्रदान करता है और एक विशेष समीकरण बनाता है। इस समीकरण को आप लिखिएगा और ये क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व हो गया। तो अगर आपको जो भी क्वेश्चन इसमें समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे इसका जो आगे वाला पार्ट है, अगला क्वेश्चन है, उसको हम अगले पार्ट में लेकर आएंगे। धन्यवाद।